हेलो। अच्छा, मेरा माइक ही बंद है और मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। अच्छा, सही है। क्या दोबारा स्टार्ट करूँ? जी जी, दोबारा स्टार्ट कर दे। अच्छा, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं, मुनीबा अहमद और युसरा आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कोड यू नेवर राइट। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रही, आप पढ़ा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं मुनीबा अहमद आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि पेपर में आएगा, वो है कोड यू नेवर राइट। इस मॉड्यूल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन। होता क्या था पहले कि आपको हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ता था, अब बहुत सारी प्रॉब्लम एआई आपकी खुद कोड लिखकर सॉल्व कर देती है। तो आपने कोड नहीं लिखना, इसका असल मकसद ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोड नहीं लिखा जा रहा, कोड लिख रहा है मगर एआई लिख रहा है, आपने नहीं लिखा। मुनीबा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, स्लाइड्स शो कर दें। वो भी नहीं हो रही, मैं दूसरा लिंक जो ज्वाइन करा है। बस कर दो यार। सही है। यस, ठीक है। अच्छा, कोड यू नेवर राइट, ये है हमारी स्लाइड्स। अब हम चलते हैं आगे। यू आर नॉट लर्निंग टू राइट कोड। वही वाली बात कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कोड कैसे लिखा जाता है। पहले तो हम हर चीज को याद रखते थे कि डेटा टाइप्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, और फिर उनको कैसे यूज करना है कोई कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब ये काम एआई करेगा। बुक कीपर्स की इवनिंग की जो प्रॉब्लम थी, उसमें ये था कि घंटों लगा के वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, जो कि एआई अब 1 मिनट में पता कर सकता है। अब उसका ये मसला एआई ने हल कर दिया कि अगर कोई रिकॉर्ड में मिसमैच आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो एआई को आपने फाइल्स देनी है, वो आइडेंटिफाई करके बता देगा क्या प्रॉब्लम। तो पुरानी डील ये थी कि आपको प्रोग्रामिंग याद करनी पड़ती थी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, फिर रिजल्ट आता था। अब ये है कि आपने बस एआई को गाइड करना है कि मेरी इन फाइल्स के अंदर से ये प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है वो निकाल के दे दो, तो वो फाइंड क्लिक करके दे देगा कितने मिसमैच है। अगर कोई स्टूडेंट का प्रेजेंट और एब्सेंट का रिकॉर्ड है तो वो भी बता देगा कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे। जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो आपको उसका रिजल्ट एट द एंड लाकर दे देगा फाइल्स के साथ। अच्छा, 3 concepts that change what you believe you are allowed to ask. अब कोड जो है कोडिंग से गेट नहीं हो रहा, तो एआई क्या कर रहा है, खुद रन कर रहा है। अगर कभी एरर आता है तो खुद सॉल्व करके देगा। आपने बस क्या करना है, राइट्स वर्किंग कोड, यानी आपने फाइल्स देनी है और एआई आपके पास राइट कर रहा है जो भी कोड उसको इस वक्त लिखने की जरूरत है। एक सवाल है, हाँ, फाइल कैसे दें और किस तरह मतलब क्या करें, और रिपीटेटिव क्लास इसमें बोला गया है, तो रिपीटेटिव क्लास किस तरह हो रहा है? मैंने और इसमें क्या किया था कि एक ना इससे खुद बोला था कि आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड है। इसकी एग्जाम्पल ना प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ कि जैसे कि ये मेरे मशीन का पर्चे हैं, कोड लिखो और चलाओ और टोटल कैटेगरी के हिसाब से निकालो। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक लिस्ट है, ये आपके खर्चे हैं महीने के। ओके, इस आप बताना चाह रहे हो कि इनमें जो भी प्रॉब्लम्स है, कि बड़ी कैटेगरी बताओ, टोटल निकाल कर दो। वो आपने बस इसको क्या एज ए टेक्स्ट ये बता दिया कि ये सारी चीजें हैं। अगर फाइल्स है आपके पास तो आप फाइल्स देंगे तो वो बता देगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा था। तो बट हाउ वी सेंड द फाइल्स और फोल्डर? मीन्स अगर मैंने फोल्डर उठा के मैंने इसको दे दिया और उसमें 4 तरह की फाइल्स हैं, तो फिर इंस्ट्रक्शन किस तरह? अटैच करनी होंगी फाइल्स और फिर आपने बोलना होगा
मेरे पास वो तो मैंने फोल्डर अटैच कर दिया ना, हाँ तो उसके अंदर सर, फाइल्स हैं। अब मैंने इंस्ट्रक्शन देनी है, मैंने चारों फाइल्स में से मैंने सेकंड वाली फाइल में काम कराना है। देन उसके बाद मैंने उसको काम क्या होगा अंदर, और क्या मतलब कि इनपुट और ऐड करवाने, तो वो किस तरह करवाऊंगा, मीन्स मतलब पैटर्न क्या होगा उसका देने का। ये आपको पता होना चाहिए ना कि आपने टोटल करवाना है। ये तो प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए कि आपने एआई से क्या काम करवाना है। आप बेसिकली टोटल चाहते हैं या मीन मीडियन मोड कोई चीज निकालना चाह रहे हैं, या आप मिसमैच फाइंड करना चाह रहे हैं, या प्रेजेंट एब्सेंट का रिकॉर्ड चाह रहे हैं, तो ये आपको ये पता होगा। ये आपने मतलब कि बहुत बेहतरीन बात की कि ये मुझे ही पता होगा। और जो भी प्रॉब्लम है वो उसी बंदे को पता होती है जिसको साथ वो एरर या प्रॉब्लम आ रही हो। बट ये कॉन्सेप्ट जो ये कोड विद नेवर राइट जो भी है हमारे पास, वो हम्म अटैच हुआ हुआ है पिछले मतलब के कॉन्सेप्ट से। मीन्स हमारे पास मार्कडाउन है, उससे हम्म जुड़ा हुआ है, और हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, उससे जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जुड़ने के बाद देन उसके बाद हम कोड विद नेवर राइट पे आएंगे ना, कि फिर हम कोड क्लाउड कोड को सही से दे पाएंगे। तो मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ कि अब हमने दे तो दिया उसको, लेकिन प्रॉम्प्ट हम जैसे कि अभी बोलते हैं चैट जीपीटी मुझे एक एप्लीकेशन बना दो, हम्म। और उस वो उसकी यूआई एक ब्यूटीफुल तरीके से होनी चाहिए, एक जैसे नॉर्मल इंसान मिलता है, और उसके जो बैकएंड है वो बहुत अच्छा वर्किंग होनी चाहिए। बट एक मेरे ध्यान में एक प्रॉब्लम चल रही है हम्म। कि हम दे तो रहे हैं, मगर अभी भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो एग्जैक्ट सही नहीं बन रहा। ये कोड विद नेवर राइट तो हो गया, हमारा राइट कर दिया उसने हम्म। कुछ भी करके, तो मगर फिर आपने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या आपने एग्जैक्टली कोड राइट किया है। आप मुझे फाइल दिखाओ, कोड दिखाओ, तो फिर बिल्कुल आप। एग्जैक्टली मैं मेरा पॉइंट यही था कि क्योंकि जो हमारे पास एक कोड विद नेवर राइट पे एक था कि हमने राइट कर दिया, वहां स्लाइड्स पे जाएंगे, हम्म स्लाइड्स। right, जी, तो ये था 4.1 फाइल फाइल दे दी हमने, सही है, 1 फोल्डर भी दे दिया, मींस फोल्डर और फाइल एक ही जगह है। अब मैंने क्या करा, उसको कोड तो दे दिया कि इस फोल्डर में ये फाइल क्रिएट करके आपने इस तरह कर देना है कि भाई एप्लीकेशन बना देनी है। अब सादे से यूआई और यूएक्स बना दिया। देन उसके बाद रिपीटेटिव टास्क इस तरह करवाएंगे जैसे कि वही आपकी बात, कि आप उससे बार बार आस्क करते जाएंगे या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, ताकि मोर मजीद मजीद अच्छी होती है इम्प्रूव हमारे एप्लीकेशन। सही रिजल्ट्स लाने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि क्या वो एग्जैक्टली कोड लिख रहा है या नहीं लिख रहा, बस ऐसे ही गैस करके जवाब दे। जी जी जी। नेक्स्ट, रन इट रन इट इटसेल्फ, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट मतलब कि हर कॉन्सेप्ट को ना एक ब्रॉड वे में अगर समझा सके तो बता दें, वरना शॉर्ट शॉर्ट लेके चलना है तो फिर वो भी हम कर लेते हैं, मसला नहीं। इसका बस यही है कि हमारे पास एक सैंडबॉक्स होता है जो परमिशन मांगता है आपके कोड को, मतलब रन करने के लिए, आपकी फाइल्स को रन करने के लिए, और फिर आप उसका रिजल्ट अपने सामने मतलब चैट में देखते हैं। ये बस कह लें कि यहाँ पर जैसे ये फाइल्स उसने खुद बनाई है, अगर आप इसे फाइल दे रहे हैं तो वो आपसे परमिशन लेकर वो फाइल्स एक्जीक्यूट करेगा। कौन सा आपने मुझे बताया भी, इसका इटसेल्फ वाला। ये एचटीएमएल फाइल इसने बनाई है, उसमें इसका रिकॉर्ड है। इसका कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये रन करता है। ओके ओके। इसकी डिटेल में मैं खुद इतना नहीं गई हूँ, इसलिए बस ये कि जैसे कोवर्क में आप काम कर रहे होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो फिर वहां परमिशन मांगता है वो कि आपने कौन सी फाइल अटैच करनी है। तो सही ये कि चैट में तो आप खुद ही दे रहे होते हैं ना, तो आप अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं अपनी परमिशन। सही। अच्छा, तीसरा है ये कि रिपेयर इटसेल्फ, अगर कोई एरर आ जाता है ना, तो यहाँ मैंने खुद इसको बोला था कि एक कॉलम को गलत करो, तो उसने खुद प्रॉब्लम वो की थी। ये देखें, स्टूडेंट्स फाइल में रॉन्ग कॉलम्स इसने जनरेट किए थे और फिर इसको खुद हल किया था।
बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब उसको एरर कहीं पे भी दिखता है वो बस सिर्फ हमसे परमिशन लेता है और परमिशन लेके बोलता है कि मैं ये काम कर लूँ। तो हम्म, हम सिर्फ ओनली परमिशन यस और नो का जवाब देते हैं, देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एरर सॉल्व करना शुरू कर देता है। इसका मकसद यही है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, यही है। चलो फिर। तो आपको ये नहीं पूछना कि मैंने ये काम कैसे करना है, आपको ये बताना है कि मैं जो आउटपुट चाह रहा हूँ वो इस तरह का नजर आना चाहिए, यानी कि टेबल फॉर्मेट में है या फिर जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। और ये रिजल्ट आउटपुट का आना चाहिए, जैसे मेरे पहले महीने के रिकॉर्ड का ये रिजल्ट था, तो अब इस महीने के रिकॉर्ड का भी कुछ इस तरह से ही रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करता हूँ। तो ये आप गाइड करेंगे। अच्छा, ये फिर मैं समझा रही थी कि एक्चुअली में होता ये है कि पहले आपको डिसाइड करना पड़ता था कि लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, और यहाँ एआई हमारे पास पाइथन बेसिकली यूज कर रहा होता है। आपने नहीं बताना कि ये लैंग्वेज यूज करो, उसको खुद पता है कि मुझे पाइथन यूज करनी है बैकएंड के काम के लिए। और अगर कभी कोड यूजर को दिखाना है तो वो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के जरिए एचटीएमएल के साथ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आपको आउटपुट दिखाता है, जैसे कि मैं अभी दिखा रही थी एचटीएमएल की फाइल, तो उसमें कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट लगी हुई। तो देख लेते हैं पर एचटीएमएल है, सीएसएस भी है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा काम नहीं था जिसमें बटन क्लिक करना हो, तो उसमें बेसिकली हमारे पास ज्यादातर एचटीएमएल के टेक्स्ट और थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए सीएसएस लगी हुई है, इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है। मगर जैसे कि अगर आपने कोई गेम बनवाया है या कोई और वेबसाइट डिजाइन कराई है जिसमें बटन क्लिक करके कुछ शो करोगे, तो वहां जावास्क्रिप्ट नजर आ रही होगी। यूसरा या फिर मुनीबा देखें, शायद रिक्वेस्ट आई होगी आपके पास, वो एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया कि आपने नहीं बताना एआई को कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। आपने पाइथन एक तरह से यूज मतलब करती हुई आपको नजर आएगी कि एआई बैकएंड के काम के लिए पाइथन यूज कर रहा है, और कोई फंक्शनैलिटी का काम है तो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए बटन क्लिक या कोई भी चीज आपको डिस्प्ले करवानी है एचटीएमएल सीएसएस के साथ मिलकर आपको डिस्प्ले करा देगा। तो ये डिसाइड करना भी अब एआई के ऊपर। द चॉइस फॉलोज द आउटपुट, जैसे कि नंबर है, फाइल है, ये रिपोर्ट का काम है तो पाइथन है। और जैसे कि क्लिक करना है, ब्राउजर पे जाना है तो जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, आपके आपके कहने का मकसद है मतलब कि खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि हमें हाँ। जो भी उसको वर्क फ्लो दिया है या फिर कोई भी हम्म, इंस्ट्रक्शन दिए, वो खुद ही कैच कर लेगा इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी प्रोग्रामिंग चाहिए। लैंग्वेज यूज करनी है, हाँ ये खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है आपके काम के हिसाब से। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है हमारा? कॉन्सेप्ट 3 है डिवाइडिंग लाइन। ये बताता है कि बेसिकली कंप्यूटेशन कौन कौन सी चार चीजों पर परफॉर्म होगी। इसमें चार तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बी से वॉल्यूम, जिसमें आपके बहुत सारे नंबर्स का टोटल वगैरह निकालना है। पी से प्रिसीजन, जैसे कि कोई प्रिसाइज करना है, कोई बहुत बड़ा डेटा है उसको छोटा करके देना है। समरी भी हो सकती है। और आर से रिपीटेशन है, जिसमें कोई काम बार बार करवाना है आपने एआई से। और या फिर कोई फाइल का काम है जिसमें फाइल्स एडिट करवानी है या इमेजेस वगैरह भी एडिट हो सकती हैं। तो ये चार तरह की चीजें होती हैं जिसपे कोड बैक ऑफ द एआई चल रहा होता है हमारे पास चैटबॉट। तो ये आप लोगों को याद रखना है
कि जब भी क्वेश्चन आए VPRF से रिलेटेड तो आप समझ जाए ये कोड प्रॉब्लम। अगर इन चारों में से एक जी बार समझा देगा, वो ना लिंक बंद हो गया था। लिंक बनो, मेरा ये जो वो है ना, लिंक बंद हो गया था मीट का, तो एक बार फिर समझा दे। स्लाइड शो नहीं हो रही। मेरा वो गलती से क्रॉस हो गया था मीट के लिंक पे। अच्छा, ज्वाइन तो किया हुआ है ना। जी जानता है, बस यही वाले टॉपिक में दोबारा बता देंगे, जो वॉल्यूम वाला। हाँ, ये 4 तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं तो आप समझ जाएंगे ये कोड प्रॉब्लम है, ये कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने सिंपल सा कोई सवाल कर लिया है, जैसे कि व्हाट इज द कलर ऑफ पांडा, या कोई भी ऐसा है कि आप पूछ लें कि HTML क्या है, तो सिंपल से सवाल होते हैं ना, तो वो कोड प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिसमें आपने बकायदा डेटा दिया हुआ है, जिसको आपने सॉल्व करवाना है, जिसका टोटल निकलवाना है, मीन निकलवाना है, या कोई भी उसमें मिसमैच फाइंड करवाने हैं, तो ये वॉल्यूम प्रॉब्लम होगी। प्रिसीजन का मतलब ये था कोई काम प्रिसाइज करवाना है, कोई बहुत ही वास्ट अमाउंट पर डेटा है, आपको उसमें से स्मॉल अमाउंट निकलवानी है, या कोई समरी करवानी है, तो प्रिसीजन का काम भी ऐसा है जिसमें कोड प्रॉब्लम है। रिपीटेशन, कोई काम बार बार करवाना है कि एक दफा किसी बच्चे का रिजल्ट फाइंड कर दिया है और अब इतने सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड जनरेट करवानी है, तो ये रिपीटेशन का काम है। तो ये भी आपके लिए कोड प्रॉब्लम है, जिसमें कोड रन करना पड़ेगा। अब फाइल्स का काम होता है जिसमें आपकी कोडिंग की भी फाइल्स हो सकती हैं, या एक्सेल की भी फाइल्स हो सकती है, उसमें जो कंप्यूटेशन का काम हो रहा होगा वो भी कोड प्रॉब्लम। 4 तरह की प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी हैं जिसमें कोड लाजमी चलेगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कोड प्रॉब्लम नहीं। सही है। ओके, तो समझ में आ गया। गुड, अच्छा समझा रहे हैं। पार्ट 2 ये है कि कमीशनिंग कोड। आपने क्या क्या चीजें यूज करनी होगी कोड को रन करवाने के लिए। उसमें ब्रीफ होना चाहिए, आपने फोर्स करना है कि भाई कंप्यूटेशन की प्रॉब्लम है तो कंप्यूटेशन इस तरह से करके दो। आपने बार बार वेरीफाई करना है कि तो मतलब AI जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है। अच्छा, एक सवाल था, ये फोर्स कंपटीशन के, मैं अब मुझे थोड़ा सा पता है इसके बारे में, तो मैं बता दूं। तो फोर्स कंपटीशन ये है कि कैलकुलेशन जब करनी होती है या फिर कोई भी चीज एनालाइज करना पड़ता है, तो तब हमारे पास एक कंपटीशन का वर्ड यूज होता है। सही है, कहीं भी कैलकुलेटिंग मीन्स रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो, या फिर जी एनालाइज, या फिर कोई भी चीज हमें ऐसी हो जो कि हमें नंबर्स में या फिर बहुत ज्यादा तादाद में कैलकुलेट करना हो, तो तब हमें कंपटीशन वगैरह use होता है। जी ठीक है। जब आपको लग रहा है कि आपका डेटा इस तरह का है जिसमें कंप्यूटेशन की जरूरत है, तो आप बकायदा AI को बोलेंगे भाई कंप्यूटेशन इसमें कैलकुलेशन करो या कोड रन करो। बिल्कुल बिल्कुल। हैंडल फेलर, ये भी आप AI को बता सकते हैं कि अगर कोई एरर आता है तो उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। वहां ब्लैंक स्पेस छोड़नी है ताकि बाकी चीजें तो रन हो, वरना एरर आने की वजह से कोड रन ही नहीं होगा। तो ये आप गाइड कर सकते हैं AI को कि फेलर को कैसे हैंडल करना है। और आखिर में ये है कि जो भी रिजल्ट आए उसको रखो और उसको मुझे शो करवा दो। सही, नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट 4 क्या है? आपने AI को गाइड करना है कि कब क्या करना है। ऑन एनीथिंग दैट ट्रिप्स प्रिसीजन। कभी कभार ऐसे ही होता है, यही वही वाली बात हो गई है कि वो गैस कर लेता है अपनी तरफ से, एस्टिमेट करके आपको रिजल्ट बता देता है सही रिजल्ट होगा। तो आपने उसे बोलना है कि भाई ऐसे ही नहीं बताओ, उस पर कंप्यूटेशन या कोड रन करो और फिर रिजल्ट निकाल के दो। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि मेक द एआईज हैंड मूव्स। हैंड मूव से मुराद तो अगर हमारे दिमाग में जहन में यही आता है कि हमारे हाथ मूव कर रहे हैं। अब हैंड एआई के कैसे करेंगे?
एआई के तो मुझे जैसे जो आपने मुझे बताया कि वो इस तरह करेंगे कि एआई को किसी भी तरह से मजबूर कर देंगे कि वो खुद से इस चीज पे सोचने पे वो हो जाए, मजबूर हो जाए कि कैलकुलेटिंग, डेटा एनालाइजिंग या फिर एनी वेब सर्चिंग या फिर हमारे पास डीप सर्चिंग पे करने पे मजबूर हो जाए, लेकिन खुद ही इस तरह से हम प्रॉम्प्ट देंगे उसको। बिल्कुल एग्जैक्टली, एम आई राइट? ये आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स इन्वॉल्व होंगी, जिसमें आपने एआई को बताना है कि मुझे ऐसे ही गैस करके रिजल्ट नहीं दो, मुझे बाकायदा कैलकुलेशन की जरूरत है या एनालिसिस की जरूरत है, या जो भी काम आपको करवाना है कोड करके दिखाओ। तो फिर आप उसको बाकायदा गाइड करेंगे कि इस तरह से काम को लेकर चलना। जैसे कि इसमें बोल रहा है राइट एंड रन कोड टू आंसर दिस, आप ये बोल सकते हैं पहली चीज। दूसरी चीज आप ये बोल सकते हैं शो मी द कोड यू रन। आप एआई को बोलें कि भाई मुझे रन करके दिखाओ और शो करके दिखाओ जो भी कोड रन किया। और ये भी बोल सकते हैं कि एनालाइज करने से पहले कितनी रॉ काउंट हुई है। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो गैस कर रहा है या फिर वो बाकायदा काउंट करके आंसर दे रहा है। तो आपको पता होंगी अगर रॉस और उसने वही बताई तो फिर ठीक है, उसने सही काम किया। कॉलम नेम भी पूछ सकते हैं आप, डेट, रेंज, ये इस तरह के सवाल कर सकते हैं। तो आपको आइडिया होगा ना आपके डेटा में ये नाम वगैरह यूज। हाँ, आपकी स्लाइड्स बहुत अच्छी हैं। ये प्लॉट से बनवाई। हाँ हाँ, वो कॉन्सेप्ट भी मतलब अच्छी तरीके से आप समझा रही है। कॉन्सेप्ट 5। अब the tell a response about your data with no code block, no rows count, here spot I completed। अब इस तरह का अगर जवाब देता है एआई, ये काम मैंने कर दिया है और बहुत अच्छा किया है और ये मैं कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि वो गलत कर रहा हो, ये उसकी सिर्फ अजम्पशन हो, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो इसलिए फिर आप सही तरह से पहचान सकेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बाकायदा उसने कोड रन किया है और कंप्यूटेशन परफॉर्म की है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है ब्रीफ द प्रॉब्लम नॉट द प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम जाहिर है कोडिंग तो आपने करनी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि आप क्या काम लेकर चल रहे हैं। आपका गोल आपको पता होना चाहिए, इनपुट पता होना चाहिए और आउटपुट क्या चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स और वो वाला ही डेटा है, इमेज की भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इमेज में तो खैर कोड रन होगा नहीं। कोई पाइथन की स्क्रिप्ट लिखवानी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जैसे कि एग्जाम की रिपोर्ट बनवाना चाह रहा हूँ, मार्कशीट बनवाना चाह रहा हूँ, तो मेरी असल में प्रॉब्लम ये है कि ये स्टूडेंट्स का डेटा है और मैंने मार्कशीट बनवानी है। आपको इनपुट पता होना चाहिए कि मैंने इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाला है और टेबल फॉर्मेट में या कितना डेटा है, कितनी वॉल्यूम में, 500 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट है, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। और आउटपुट उसका रिजल्ट क्या आना है कि रिपोर्ट बन के आनी चाहिए, मार्कशीट बन के आनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। टेबल फॉर्मेट में चाहिए, चार्ट में चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आपको ब्रीफ करना आ गया है प्रॉब्लम को, और ये करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट 5 को पता। और इसने तो यही कहा है कि अगर आप बेस्ट ब्रीफ लिखना चाहते हैं तो उनके लिए तीन चीजें जरूरी हैं, गोल होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट। अच्छा, ये तीन चीजें तो लोग फिर भी लिख लेते हैं। इसके बाद दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सपर्ट यूजर भी भूल जाते हैं लिखवाना। उसमें ये है कि रूल्स आपने बताने हैं कि भाई इस तरह से चीजों को लेकर चलना है तो मैंने ये मेरा काम करने का तरीका ये है। जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखवा रही हूँ तो मुझे 100 लाइन्स का ही ऐसा चाहिए, ये 200 लाइन्स का ही चाहिए। अगर मैं कोई रिपोर्ट जनरेट करवा रही हूँ तो उसमें ये कॉलम्स होने चाहिए और इसका मतलब आउटपुट ये आना चाहिए टोटल वगैरह। तो आपने रूल्स भी गाइड कर सकते हैं। और एज केसेस ये हैं कि अगर कोई आंसर या कोई एरर आता है
तो क्या करेगा ये बताना समटाइम्स बहुत जरूरी होता है कि समटाइम्स वो एरर की वजह से आउटपुट नहीं दिखा। तो जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो एआई हल नहीं कर पा रहा, फिर वो उसे मेंशन करना, ये आपने एज केसेस में बताना है। कॉन्सेप्ट 6 ड्राइंग हुआ है क्या? कॉन्सेप्ट 6। अब आपको क्या करना होगा, आपने वेरीफाई करना होगा वो काम जो आप पढ़ नहीं सकते। बहुत ज्यादा वॉल्यूम का डेटा है, 1000 लोगों का रिकॉर्ड है, तो आप उसमें से 50 रिकॉर्ड निकालिए तो टोटल करके आइडिया लगा लेंगे कि क्या 1000 लोगों का आंसर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, रन ऑन अ स्लाइस हुज आंसर यू ऑलरेडी नो। ऐसा कोई छोटा सा रिकॉर्ड आप अपने पास रन करके देख लेंगे, हाथ से मैन्युअली जो रन करके देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो एआई ने काम करके दिया है इतने बड़े रिकॉर्ड पे वो सही किया है कि नहीं। इस तरह से आप पहला तरीका वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उससे कुछ रियलिटी क्वेश्चंस करें। कितनी रॉज इन हुई थी, कितनी आउट हो रही है। अगर 10 हुई थी इन और उसने 20 आउट कर दिए फिर उसने गलत काम कर दिया। पॉसिबल टोटल्स और पॉसिबल की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताऊंगी। आपके कहने का मकसद ये है कि जब हम वेरीफाई वर्क यू कैन नॉट रीड, मतलब वेरीफाई वो वर्क करें जो हम नहीं पढ़ सके, मींस इंटरनली जो कि कोड वगैरह में या फिर इंटरनली जैसे कैलकुलेशंस हो गई या और अदर थिंग्स जो कि हम नहीं देख पाते जो कि एआई कर रहा होता है। जैसे हमें सर्च करके ला देता है, जैसे हमें बहुत सारी चीजों में मतलब कि अब ग्लोबली सर्च करना है, अब हम ग्लोबली जाके कुछ से कुछ नहीं सर्च कर पाएंगे ना। हम अगर कर भी लें तो बहुत टाइम लगेगा। और बिलफर्ज अगर हमने कोड में काम किया है, सही है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कोड में हमने काम किया लेकिन एरर नहीं पता चल रहा, और वो जो एरर हाइडन है, सही है, वो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारी एप्लीकेशन रन हो गई, लेकिन फिर हम कैसे वेरीफाई कराएंगे? क्या यही मकसद है आपका? क्या मैं जी कुछ एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट है। तो फिर यही सेकंड, पहले तो आपने समझा दी कि नो नोन आंसर टेस्ट रन ऑन अ स्लाइस हुज आंसर यू ऑलरेडी नो, मतलब कि रन करें आप तो छोटी लाइन में या फिर ऐसे के टुकड़ों में जो कि ऑलरेडी आप जानते हो, सही है। कुछ भी ऐसे प्रॉम्प्टिंग दें जो कि आप जानते हो और उसके बारे में आप उसको सेंड कर दें। देन उसके बाद रॉस और उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भाई रॉस वर्सेस आउट, इस रॉस के बारे में बताएं कि कितनी रॉज है, कितने कॉलम्स हैं और कितने, क्योंकि हर टोटल्स पूरे एग्जैक्ट नहीं बताता है ये कभी, एग्जैक्ट हमें मार्क्स कभी भी नहीं बताएगा, ये हमेशा गैस करके बताएगा। सही। तो रॉस हम जब हम उसको बोलेंगे ना रॉस और रॉस के मतलब कि एक मैं किस हाँ, तरह एग्जाम्पल दूं जैसे कि कॉलम्स का नेम ऊपर बताया हुआ था कि कॉलम का ये नाम था, क्या ये कॉलम, मतलब आप उससे कुछ सवाल करेंगे ये कॉलम थे क्या, ये पूछ ले कॉलम कौन से थे। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर एक वो कौन से कॉलम में या फिर कौन से कॉलम की रॉ में कौन सा हम्म, नंबर टोटल है, टोटल नंबर है जो कि मतलब कैलकुलेट करके आ रहा है, तो आखिर में टोटल्स हो गए हमारे पास नंबर रिजल्ट्स, तो वो कौन से कॉलम की कौन सी रॉ में, ये हम उसको बताते हैं ताकि वो फौरन से कैच करके हमें आंसर दे या फिर आप एक वर्क तरह करें। से उसे फोर्स कर रहे हैं कि भाई सही से काम करो, सिर्फ असम्पशन की बेस पे जवाब ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेन इंग्लिश रिप्लाई। प्लेन ओके सर, इंग्लिश ठीक है। आप आप आसान आप अल्फाज में कंटिन्यू समझा। करें, मैंने सिर्फ दो दो का बोला है, मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है उसमें मैं फिर बीच में आके बोल रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है कि आसान लफ्जों में समझाओ कि कौन से प्रोसेस से गुजार के आपने ऑडिट किया है। ये ऑडिट के क्या फॉर्मूले वगैरह होते होंगे, तो उसमें आपने कौन सी कंप्यूटेशन परफॉर्म की है कि आप आसान अल्फाज में उससे पूछें।
क्या आप असल में कर क्या रहे हो, यही है। सही है, सही। मुझे भी यही समझ में आया, क्योंकि मैंने भी एक एक लफ्ज कौन पढ़ता है ऐसे ही टेस्ट दे दिया था हमने भी। एक्चुअली हम प्लेन इंग्लिश क्यों बोलते हैं एआई को, ताकि हाँ, एआई यही है। को प्लेन इंग्लिश समझ लेता है और हमें भी आसानी होती है लिखने में और बात करने में उससे। तो इसलिए हम हर चीज प्लेन इंग्लिश में बताते हैं, ताकि क्योंकि हम मार्कडाउन की अलग लैंग्वेज है और प्लेन इंग्लिश इंग्लिश अलग है लैंग्वेज। तो हम दोनों चीजें समझते हैं, एआई भी और हम भी। बट ज्यादा बेटर मार्कडाउन की समझते हैं जब जब हमें कोड वगैरह करवाना हो, लेकिन जब हमें कैलकुलेट वगैरह करवाना हो तो देन हम प्लेन इंग्लिश में ही काम करेंगे। क्या मैं सही हूँ? सही। आगे कंटिन्यू करें। एडवाइजर। एडवर्स सीरियल पास का मतलब ये है आस्क इट टू फाइंड हाउ द एनालिसिस कुड बी रॉन्ग, कि जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो गलत कैसे हो सकती है, आप इससे एक तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। सही है, सही है। क्रॉस क्वेश्चनिंग मतलब ये कि जो भी उसने कंप्यूटेशन परफॉर्म की है उसमें अगर कोई एरर आ गया है तो सब बोलो कि क्यों आया है एरर, ऐसा क्या मसला हुआ था, ये आप मुझे बताओ। सही। क्रॉस मॉडल चेक, अब ये असल चीज है कि आप चैट जीपीटी से करवा के देखें या समटाइम्स जेमिनी से या डिफरेंट फैमिलीज के एलएनएम डिफरेंट मॉडल्स पे वही सेम क्यूरी रन करके देखें कि सबके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इससे पता चल जाएगा कि वो कितना परफेक्ट जवाब दे रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7, एरर्स आर डायलॉग नॉट फेलियर। ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि एरर डायलॉग क्यों है। एरर इज अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग वेरी प्रिसाइजली। यूसरा आप सब समझाए दी। हेलो। अच्छा, ये समझ लें कि आपके पास एक एक्सपर्ट मौजूद है जो कि पता लगा सकता है कि जो भी आपकी कंप्यूटेशन की एक्चुअली आई एम नॉट देयर, मैं अभी अभी आई हूँ जी। कुछ कहा किसी ने? मैं मौसम भाई से ये बात कर रही हूँ, जरा मैं बाद ये में बात करती कॉन्सेप्ट हूँ। 7 नहीं समझ में आ रहा है ना, ये बता दें। अभी मैंने नहीं देखा क्या चल रहा है यहाँ पर। मौसिन भाई ने मुझे भी मैसेज किया था, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ बस। मैं अभी आ रही हूँ, कुछ बात कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। चलें, आप बात कर लें। थोड़े से नीचे करिएगा, कॉन्सेप्ट 7 को देखते हैं हम। हाँ, हम में से देखते हैं। थोड़ा सा नीचे कर। एरर्स आर डायलॉग नॉट फेलियर। एरर डायलॉग होते हैं, फेलियर नहीं होते। मतलब एरर्स वो होते हैं हमारे पास कि एक तरह से आप समझ लें कि हमारे हडल्स नहीं है। मीन्स हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो और उसमें कोई वो एरर आ गया तो वो फेल नहीं हुए हम एप्लीकेशन बनाते। हमारे पास एक तरह से वो एक और चीज आ गई, एक और हडल आ गई कि जिसको हमने सॉल्व करना है। सही है। सही, हाँ, ये मतलब है तो उसमें बात खत्म नहीं हो जाती, आप बार बार एआई से रन करवाएं और असल सॉल्यूशन तक पहुंचे। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, एन एरर इज द कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग वेरी प्रिसीजली व्हाट इट नीड्स। क्या उनको जरूरत है। क्या यू मसला हैव आया एन है, एक्स। उसे कैसे सॉल्व करना है। सही। आप डिस्क्राइब करें कंप्यूटर को कि क्या मसला आया है और क्या जरूरत है उसको। यू हैव एन एक्सपर्ट ऑन स्टफ हु रीड्स दैट लैंग्वेज फ्लुएंटली। आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के जो कि आप इस लैंग्वेज को फ्लुएंटली जानते हैं तो या फिर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जब मैंने बताया कि भाई किस तरह कैसे एरर आएगा और देन उसको फेलियर नहीं कहेंगे। अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि आप डिस्क्राइब करो कंप्यूटर को। मीन्स एआई को बोल दो या फिर कंप्यूटर को। अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो तो कंप्यूटर को बोल दें, और अगर एआई से कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली एआई को बता दें। तो अब एआई को हमने डिस्क्राइब कर दिया अपना एरर, ये एरर आया है, इस तरह सॉल्व करना है और ये इस लैंग्वेज में ऐसा प्रॉब्लम इस लैंग्वेज में आया है।
सही है। तो अब उसको जरूरत क्या है, उस जो जरूरत थी मैंने वो भी बता दी, किस लैंग्वेज में क्या हुआ है और एरर किस तरह सॉल्व होगा ये भी बता दिया। सिर्फ हिंट दिए, मैंने पूरा एरर सॉल्व करने का नहीं बताया। अच्छा, एक चीज ये होती है कि जैसे आप एक मॉडल से ट्राई कर रहे हैं, मैंने क्लॉड से जैसे सोनेट से ट्राई किया, वो बार बार एक ही चीज गैस करके जवाब दिए जा रहा है। आपने उसे फोर्स करना है कि भाई इसको रीरन करके सही से डायग्नोस करो, और उसकी पर आप मॉडल चेंज करके देख सकते हैं। जैसा ओपस 4.8 मैंने ट्राई किया ना, फिर वो असल प्रॉब्लम की तरफ जाता है, असल में प्रॉब्लम थी क्या, और फिर उसे आइडेंटिफाई करता है। तो आप बिल्कुल उसे फोर्स करें कि भाई ये गैस नहीं करो, असल चीज पे आओ कि इस फाइल में इस लाइन नंबर पे। अब वो एप्लीकेशन का एरर सॉल्व कैसे होगा, अब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, पहले रीड किया टेक्स्ट के भाई उसने काम किया और फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया कि भाई मैंने रीड किया कि उसने काम किया कंटिन्यू है, काम कर रहा है, एरर भी दे दिया उसने, लेकिन स्टॉप कर दिया कि भाई उसने एरर क्या किया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज द फुल एरर डायग्नोस फिक्स रन, सही है। फिर मैंने क्या करा, वो एरर लिया, उसको स्टॉप कर दिया ताकि वो कंटिन्यू वर्किंग ना करे, वो खुद से सॉल्व ना करने बैठ जाए। अगर सॉल्व करने बैठेगा भी ना तो वो हमारी एप्लीकेशन वो उतनी बेहतर नहीं बना पाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। सही है, हमने वो एरर गेट किया, देन उसके बाद पेस्ट किया, फिर उसको डायग्नोसिंग पे फिक्स एरर के किस तरह करना है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सही है। देन उसके बाद हमने रन कर दिया। सेकंड वाले पे अगर हम आ जाए ब्लॉक में, तो रन बट रॉन्ग नंबर, रन तो कर दिया लेकिन क्या कर रहा है, रॉन्ग नंबर कर दिया। अब स्टेट सिम्टम्स आ जाएगी, मीन्स हमने बता दिया, कुछ चीजें तो बता दी लेकिन कुछ चीजें रह गई। यहाँ हमने बताया कि डिस्क्राइब करा पहले वाले में रीड टेक्स्ट में, कि रीड करके स्टॉप करके बता दिया ये इस तरह होगा, लेकिन फिर भी इंटरनली कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं, जिससे क्या कर रहा है एआई सिर्फ सिम्टम्स चेक करके एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहा है। सही है कि भाई एक एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आ गए। आस्क इट टू शो रो काउंट एंड सिंपल फर्स्ट, अब पूछो उससे कि भाई शो करो रॉ काउंट्स कि जहां तुमने काम किया है, जो कि सिम्टम्स के तहत तुमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है, उसको हमें दिखाओ ताकि हम और सैंपल्स फर्स्ट मींस अब लोकल होस्ट पे हम पहले क्या करते हैं, रन कर दो npm रन डेव करा, हमारी एप्लीकेशन आई, हमने देख ली कि भाई हम सैंपल देखें तो किस तरह उसने बनाया है या फिर किस रॉ काउंट रॉ में काम किया है। हाँ, एक्सेल के शीट में सैंपल्स होते हैं, छोटा छोटा डेटा काउंट करके पहले दिखाओ। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात कर रहे हैं कि रॉ रॉ काउंट्स मींस रॉ काउंट्स किसको कहला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो कि पीएस कोड में साइड में आपके पास काउंट्स आ रही होती है लाइंस की, ये वो बता रहे हैं। सही है कि वहां आपका एरर था, एक्सपेक्टेड वैल्यू वहां आपको दी गई है और उसके बाद सैंपल आपका दिखा दिया फर्स्ट, सही है, लोकल होस्ट पे। आई होप पॉइंट को गेट कर लिया होगा आप लोगों ने। सही है, सेम फिक्स फेल्स 3x, अब वही वाली बात के 1 सेकेंड, एक ही तरह से कोड चलाना बंद करो, प्रॉब्लम को दो अप्रोचेस में डिवाइड करके फिर रन करो, कुछ इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो कोई और मेथड यूज करो जिससे शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वही ऊपर वाला रिपीटेटिव टास्क करते जाए जब तक सही नहीं हो रहा है। मीन्स अब लेकिन डिफरेंट अप्रोचेस लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर करें, ये नहीं है कि हम उसको बोले वो नहीं हुआ अभी भी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट अप्रोचेस। तो ऐसा नहीं है कि अब एरर आया, एरर आके हमने बोला इसको सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, वही एरर आ रहा है, ये हमने दोबारा प्रॉम्प्ट में क्या दिया, सॉल्व अभी भी नहीं हुआ, वही एरर आ रहा है, दे दिया हमने दोबारा कोई प्रॉम्प्ट उठा के, फिर भी एरर आया, फिर दोबारा हमने बोला नहीं स्टिल नहीं हुआ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया ये वो, तो मैंने इस तरह नहीं होगा, हमें पूरी अप्रोच बतानी पड़ेगी। करना पड़ेगा हाँ कि इसको प्रॉब्लम को दोबारा से पढ़ो या रीस्टेट करो, दोबारा से लिखो, फिर इसको दो अप्रोचेस में तोड़ो। मतलब पहला मेथड फेल हो गया तो दूसरे मेथड पे आप रन करो। अब कॉन्सेप्ट 8 की तरफ आ जाते हैं। Keep the script. A solved problem becomes a button. तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज रन हो गई है जो कि कामयाबी से रन हो गई है और आपका आउटपुट सही आ गया है, तो आप हमेशा के लिए उसे सेव कर सकते हैं।
वंस इज एन एसिड, और वो एसिड बन जाता है कि यानी कभी भी आपको इस तरह का डेटा रिजॉल्व करवाना हो, रिजल्ट निकलवाना हो, तो वो जो आपकी स्क्रिप्ट एक दफा फाइनली रन हो गई थी, वो हमेशा के लिए आपके लिए रीयूजेबल हो जाती है, वो एसिड बन जाती है। जैसे कि हम स्किल्स बनाते थे और कुछ लोगों के स्किल्स वगैरह स्किल डॉट एस एच पर भी टाइम है, तो वो इसी तरह के उन्होंने इतनी दफा उस पर काम किया है कि वो अब बहुत बेहतरीन स्किल बन गई, और वो आपका प्रॉब्लम जो कि आप करवाना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रही है। अगर नेक्स्ट जेएस की स्किल है तो नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड वो बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकती है, उसमें जो जो जरूरी चीजें, कौन सी लाइब्रेरीज लगेगी, शेड से लगेगी, कौन सा मेथड कब काम आएगा, कौन क्या काम करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट भी समटाइम्स डिफाइन कर। तो एक दफा आपने कामयाबी से स्क्रिप्ट रन कर लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करवा लिए, तो आपको बार बार नेक्स्ट टाइम दोहराने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रिप्ट आप सेव कर ले और वो आपकी एसेट बन गई है, वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आस्क फॉर द फाइल, सेव दिस एज अ स्क्रिप्ट, ये आप बोल सकते हैं आई को जब आप कामयाबी से एक काम करवा चुके हैं कि अब वो स्क्रिप्ट को आप सेव कर लो, नाम उसका सही है, मीनिंगफुल देने, नोट एट द टॉप, और उसमें आप एक नोट भी लिखवा देंगे इस स्क्रिप्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कीप द ब्रीफ डिसाइडेड, अब उसमें जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसमें गोल इनपुट और आउटपुट डिफाइन था, तो उसके साथ आप ये भी रखें कि एक ब्रीफ मार्कडाउन फाइल में होना जरूरी है शायद कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी और उसमें ये गोल था हमारा, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, तो वो भी हमारे पास होना जरूरी है। वन फोल्डर पर टास्क, एक फोल्डर में एक टास्क होना चाहिए, एक ब्रीफ होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। और जो आंसर आपका सॉल्व हुआ है उसका एक सैंपल मौजूद हो तो और भी अच्छा है। ये तीन चीजें जरूरी है, ब्रीफ, स्क्रिप्ट और नोन आंसर सैंपल। तो ये आपकी हमेशा की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो तो आप इसको रन करवा के सॉल्व करवा सकते हैं। आपकी एक तरह से स्किल बन गई है कोई, ये सब चलेगा। अभी आई मैं, टाइम हो गया क्या ऑफ? ये एडमिट नहीं होता मुझसे कोई, एडमिट हो गए? जी जी सब हो गए। चले ठीक है। वो यूसरा आगे की स्लाइड्स समझानी है। आप समझा दें। वो अब मसला हो रहा है तभी तो बोल मैं रहे हैं। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, आप समझाएं। नहीं, मसला हो रहा है इसलिए बोल वाली रहा बात हूँ। तो समझ में आ गई ना, कि जी स्क्रिप्ट आपने हमेशा के लिए सेव कर दी नहीं है, जिसमें आपने ब्रीफ और जो प्रॉब्लम का एक सैंपल होगा सॉल्यूशन का वो रखना है, तो वो आपकी हमेशा के लिए एसेट बन गई है। कभी भी आपको रिपोर्ट जनरेट करवानी हो या अनमैच फाइल पता करनी हो, जिससे रिलेटेड स्क्रिप्ट है, कोई पाइथन का कोड लिखवाना हो, जैसे चैट यूआई, तो चैट किट की बनवानी हो, अगर उसकी स्क्रिप्ट एक दफा रेडी हो गई है वो आप हमेशा के लिए यूज कर सकते बिल्कुल। हैं। ये है कि कभी भी कोई काम कामयाबी से हो जाए तो आप अपने पास रखें, ताकि आइंदा कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उसको यूज करके जल्दी सॉल्व करें। इसको पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। एक प्रॉब्लम है मगर उसकी 5 सरफेसेस है, एक ही ब्रीफ है, मतलब सेम ब्रीफ है, वेरीफाई है, आइटरेट है, कीप डिफरेंट रूम्स वेयर द कोड रन्स। अभी कीप डिफरेंट ये वाली स्लाइड ना यूसरा को आती है सही से, इसके बारे में उन्होंने पढ़ा हुआ है। 5 सरफेसेस 1 ग्रेजुएशन पाथ। दूसरी होस्ट को भी तो मौका दें आप।
वो आज रेडी नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रेडी होगी। और मैं भी रेडी नहीं हूँ, मैं खुद ऐसे भी ट्राई मार रही हूँ। मैं स्टार्टिंग की चीजों में फिर भी रेडी थी, एंड तक नहीं पढ़ा था। 5 सरफेसेस 1 ग्रेजुएशन पाथ। आपके पास 5 सरफेसेस हैं और वो आपका क्या बन जाएगा, ग्रेजुएशन पाथ हो जाएगा। जिसमें क्या जरूरी है, क्लाउड एआई, चैट जीपीटी या जेमिनी, या फिर क्लाउड कोड, ओपन कोड या कोबन। मतलब 5 सरफेसेस है, मगर उसमें 3 मेन टूल्स आपका किरदार अदा करना है। जिसमें क्लाउड एआई हो जाता है, जहाँ आप कोड चैट के तौर पे बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी क्लाउड कोड खोला हुआ था, वही खोला हुआ मैंने। या फिर क्लाउड कोड या ओपन कोड हो जाता है, जहाँ आप टर्मिनल पे कोड रन करते होते हैं। तीसरी चीज आपकी डेस्कटॉप कोवर्क एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप फाइल्स डायरेक्ट एडिट एक्सेल की हो, वर्ड की हो, करवाते हैं। अब इसमें क्या है, ब्राउजर सैंडबॉक्स। इसमें क्या होता है, क्लाउड एआई या चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के अंदर एक ब्राउजर में आपका चैटबॉट खुलता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने एक्सेस नहीं दी हुई अपनी फाइल्स को। नथिंग इंस्टॉल, कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आपने डायरेक्ट अपलोड करना है, कंप्यूट करना है और वेरीफाई करना है। जबकि क्लाउड कोड और ओपन कोड में क्या होता है, ये टर्मिनल के अंदर होता है, जहाँ आपकी फाइल्स को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा होता है आपकी परमिशन के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, चैट बॉक्स होता है इनसाइड योर फोल्डर। जैसे आपने बेस कोड में खोल के देखा ही होगा टर्मिनल को, वहाँ साइड पे अगर आप इस एक्सटेंशन डाल दें क्लाउड कोड की, तो वहाँ चैट बॉट आ जाता है, जिसमें आप डायरेक्ट कमांड देते हैं और वो डायरेक्ट फाइल को एक्सेस करके एडिट कर रहा होता है। इसमें अपलोड नहीं करना आपने, आपकी फाइल्स के पास मौजूद है। स्क्रिप्ट परसिस्ट, यानी कि जो भी स्क्रिप्ट है वो डायरेक्ट रन हो रही होती है, यही मतलब होगा बस। एग्जैक्टली इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, कुछ वर्ड्स नहीं पता। तो कोवर्क में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होती है, ये है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने डाली हुई थी, ये है, इसमें मैंने एक और प्रेजेंटेशन रेडी कर। तो बेसिकली कोवर्क किस तरह से होता है, जिसमें आपने एक्सेस देनी है, यहाँ पर चैट है, यहाँ पे कोवर्क है, और ये है कोड। ये पूरा क्लाउड मैंने इंस्टॉल किया है। तो इसमें 3 चीजें, चैट इंटरफेस इस तरह से नजर आता है, कोवर्क इस तरह से नजर आता है, इसमें साइड पे फाइल्स नजर आ रही है। आयन भाई समझाएं आप, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या है, पावर सेफली है, रूल्स फॉर कोड दैट टचेस रियल थिंग्स। ऐसे कुछ रूल्स हैं जो कि कोड के लिए हैं, इसमें असल काम हो रहा होता है। और इसमें ऑनेस्ट मैथ है, यानी डायरेक्शन है, और एज के लिए एज केसेस भी यही होते हैं। एज को एग्जैक्टली किस तरह से डिफाइन करेंगे, आइडिया है? एज मेरे ख्याल से वही प्रॉब्लम है जो कि अचानक से आ जाती है, जिसका आपको नहीं पता, जो सॉल्व नहीं हो रही होती है। इससे कुछ क्रिटिकल चीज बीच में स्टक हो जाए, वो एज होती है, और उसके लिए मैप बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या है ये ब्लास्ट रेडियस है। अच्छा, ब्लास्ट रेडियस वही होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि हल करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। रूल्स फॉर कोड दैट टचेस योर फाइल्स, डिलीटेड फाइल्स ऑफन एस्केप द रिसाइकल बिन। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने क्लाउड कोड को ही बोल दिया है कि भाई फाइल डिलीट कर दो, फिर आप जाकर देखते हैं रिसाइकल बिन में वो फाइल होती ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये रिसाइकल बिन को एक्सेस नहीं करता, रिसाइकल बिन में आपकी फाइल नहीं डालता, ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। इसलिए कभी भी ऐसा हो कि आपको कोई फाइल डिलीट करवानी हो, तो पहले आप उसकी कॉपी तैयार करें, फिर उसकी जो कॉपी वाली फाइल है वो दे, उस पर कुछ गलती हो जाती है तो फिर उसे डिलीट करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी जो रियल फाइल्स है वो खराब नहीं। उसके लिए 4 रूल्स है। वर्क ऑन कॉपीज, टेल स्क्रिप्ट हैज अर्न ट्रस्ट ऑन रियल डेटा। जब तक आपकी स्क्रिप्ट जो है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, वो सही काम कर रही है, आप उस पर अपना रियल डेटा
रन ना करें, उसके लिए एक कॉपी जरूर बनानी। दूसरी चीज ये है कि डिमांड अ ड्राई रन। आप पहले बोलें कि ऐसे ड्राई रन करके देखो, रियल रन नहीं करके देखो, ट्राई करके देखो क्या सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं। जैसे लिस्ट एवरी ऑपरेशन बिफोर एनी रीनेम। आप बताओ कि सारे के सारे जो भी आपके पास कॉलम्स वगैरह हैं उसको रीनेम करना है, तो उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको लिस्ट करो। या फिर मूव करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले ड्राई रन कर लें, फिर रियल डेटा पे सही मायने में काम करें। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तो पहले आप उसे छोटी से स्कोप पे काम करवाएं, स्मॉलेस्ट फोल्डर पॉसिबल जिसमें बहुत कम डेटा हो, ताकि पता चल जाए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। नेवर द होल डिस्क, पूरी डिस्क सी ड्राइव की एक्सेस नहीं ले। मैं कुछ चौथा रूल ये है कि आउटपुट टू न्यू फाइल्स। ये वाला जो है ना ड्राई वाला, लास्ट रेडियस क्या होता है? मतलब अभी आपने क्या करना है लास्ट रेडियस के बारे में, जो चीज समझ में आया पता है इसलिए कोई बड़ा डिस्टॉर्शन होने का खतरा आपकी फाइल्स के साथ या अपने कोड के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी बड़ा खतरा आपको लग रहा हो, उसमें हम इसको कहेंगे क्लास रेडियस। देन उसके बाद रूल्स ऑफ कोड दैट टचेस योर फाइल्स। रूल्स वो कोड के रूल्स जो आपके फाइल को टच कर रहे हैं। मीन्स के आपने जैसे कि अभी क्लाउड कोड को तो हम अपने फोल्डर में रख सकते हैं, ना ही हम क्लाउड डॉट ए आई को हम सिर्फ क्लाउड को वर्कर को दे सकते हैं अपना फोल्डर, और देन सिर्फ फोल्डर के एक्सेस देंगे हम, पूरे डिस्क के या फिर पूरे कंप्यूटर के नहीं दे सकते। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, एक ड्राई रन मीन्स एक सिंपल रन करके देना है, पूरा फोल्डर में बताना कि भाई उसमें लिस्ट या ऑपरेशन आगे इस पे काम क्या करना होगा, पूरा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे हम उसको। तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि भाई उसने काम क्या करना है। देन उसके बाद हम फोल्डर्स अटैच कर देंगे, और अटैच करने के बाद देन उसको सिर्फ एक्सेस फोल्डर का देंगे। अब वो एक्सेस कैसे देंगे, कॉपी हम करेंगे सी पाथ के ऊपर, एक ऊपर पाथ के ऊपर वो आ रहा होता है मतलब यूआरएल टाइप का, वो कॉपी करके हम उसको दे देंगे, और देन उसके बाद वो उसमें काम करेगा। हम डायरेक्ट फोल्डर उठा के उसको अपलोड नहीं कर देंगे, हम उसको इस तरह से पास देंगे। देन उसके बाद यस और नो के लिए वो हमसे परमिशन मांगेगा। देन उसके बाद वो वर्क करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट न्यू फाइल्स कर देगा। मीन्स आउटपुट की न्यू फाइल कैसे करेगा, जब पूरा क्रिएट कर लेगा अंदर ही अंदर, मीन्स कंप्यूटर में वो वर्क कर रहा होगा फोल्डर के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो न्यू फाइल्स बना देगा, हमारी कोड की फाइल्स बना देगा, जो भी एप्लीकेशन की हमने रन करवानी होगी या फिर बनवाना होगा उसके बना के क्रिएट करके हमें दे देगा। तो इसलिए आखिर के जो वर्ड है आउट टू न्यू फाइल, तो वो यही कह रहा है कि हमारे जो फाइनल जो एप्लीकेशन या फिर एनीथिंग दैट वी हैव नीड टू, वो रियल फाइल्स नहीं होंगी, वो कॉपी वाली नई फाइल्स। हाँ वो रियल फाइल्स नहीं होंगी, वो कॉपी वाली फाइल्स होंगी। क्यों क्यों ब्लास्ट रेडियस से बचने के लिए। है, क्यों होंगी वो? मेरे ख्याल से तो ब्लास्ट रेडियस से कोई डिस्टॉर्शन या कोई प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये काम नई फाइल्स में करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट फाइल में अगर हम काम करेंगे और अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई एरर आ गया या फिर कुछ भी उसने क्रैश कर दी फाइल हमारी, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉपी फाइल बना के रखेंगे। कोई को हम लोग रियल फाइल उठा के नहीं देंगे कि जिसपे वो काम करे। ये ऑलरेडी काम हुई भी फाइल पे बात हो रही है, ये काम न्यू फाइल की बात नहीं हो रही। हाँ, ये आउटपुट की फाइल की बात हो रही है कि आउटपुट नई फाइल में रखना। जी जी। सो अब नेक्स्ट, नेवर मॉडिफाई द ओरिजिनल। नीचे लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले कॉपी द फोल्डर फर्स्ट, उसके बाद शो योर प्लान बिफोर चेंजिंग एनीथिंग। आपने अपना प्लान बताना है कुछ भी छेड़ने से पहले, कोई भी फाइल पे काम करने से पहले। एंड वेट फॉर अप्रूवल। हम जब तक अप्रूव नहीं करें तब तक जो भी क्लाउड कोड है वो आगे काम ना करे। राइट आउटपुट टू न्यू फाइल्स। और ये आखिरी वाली चीज है
के जो भी आउटपुट है उसको नई फाइल में डालो, कभी भी मॉडिफाई ओरिजिनल फाइल नहीं करो, कभी भी चेंजेस हमारी असल फाइल्स पे नहीं करना। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 13, द एज ऑफ द मैप। अब मैप बता रहा है एज के लिए। This is simply how the birth is done now. ये नहीं समझ में आया। टेरिटरी एंड्स ये लास्ट कॉन्सेप्ट तो आता ही आता है, दूसरा कोई ये लास्ट वाला तो बता दे, हम छोटे मोटे। कॉन्सेप्ट 13 देखें, ये है द एज ऑफ द मैप। क्या है एज का मतलब? ये है वो जगह जहाँ ये कोर्स काम करना बंद कर देता है। पूरा कोर्स कॉन्फिडेंट है और होना भी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट 13 बताता है कि कॉन्फिडेंस कहाँ तक वैलिड है और कहाँ से आगे की चीजें कोड व्यू नेवर राइट से ज्यादा रिक्वायर्ड। यार मुझे एक चीज बाकी में समझ नहीं आ रही, ये एज का मतलब क्या है? एज का मतलब मेन पर्पस क्या है? क्योंकि 3-4 जगह आ चुका है एज। एज मुझे ये लग रहा है कि वो चीज जो आपका कोड मतलब एआई पकड़ नहीं सकता, यानी कि उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मगर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी कोड के अंदर है या स्क्रिप्ट के अंदर है, रिपोर्ट के अंदर है, जहां वो फंस रहा है, जिसको वो इग्नोर कर देता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो एज है। सही सही। नेक्स्ट। मैप की एनोलॉजी ये है, पुराने जमाने के मैप्स पे कुछ जगह लिखा होता था हियर बी ड्रैगन्स, मतलब यहाँ तक हम जानते हैं आगे अननोन है। यानी कि ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ एआई को भी मसला है, अंदर क्या है आज से बाकी बुक का काम। चैट्स में टेरिटरी भी डिफाइन किया, अंदर क्या है? हर वो काम जो VPRF ट्रिप करे, यानी कि वॉल्यूम, प्रिसीजन, रिपीटेशन और फाइल ट्रिप करे, वो हमारा टेरिटरी है, जिसमें रिकंसिलिएशन आ जाती है, रोलअप्स आ जाते हैं, रीनेम्स, मर्जेस, रिपोर्ट्स, क्रॉस चेक, ये सब एक प्रॉम्प्ट एक ब्रीफ से हो जाता है। ये टेरिटरी तुम्हारी है बाहर। अब उसके जो बाहर की चीजें ना, इन चारों चीजों से, उसे एज कहते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर जो लोग लॉगिन करें, क्यों एज से बाहर है? अकाउंट्स, पेमेंट्स, मल्टीपल यूजर्स, ये पोर्टल बनाता है, स्क्रिप्ट नहीं। यानी कि हम चैट पे ये काम नहीं करवा सकते, मल्टीपल यूजर का काम आ गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो ये काम हम क्लाउड की चैट में नहीं करवा सकते, तो ये से बाहर है। ऑलवेज ऑन ऑटोमेशन, कोई काम ऐसा है जो ऑटोमेशन पे चलता है, खुद ही कर रहे हैं सारे काम, तो ये भी चैटबॉट में नहीं हो सकता। रिटर्न हो सकता है तुम सोए हो, वेरिफिकेशन ये हमारा डिजिटल ऐप ही करेगा, जो सर दिया ने पढ़ाना था पता नहीं क्या। नो अनडू एक्शंस, कोई ऐसा काम है जिसमें अनडू का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब एक्शंस ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टेक्स्ट फिलिंग सबमिट करनी है, मास ईमेल भेजना है, ट्रेड एक्सिक्यूट करना, एक मिस्टेक डिजास्टर। अब ऐसी गलती जहां अंडू ही नहीं कर सकते, तो फिर वो आपका सब कुछ खराब कर देगी, वहां से भी ये एज कैसे से बाहर है। जजमेंट वेयरिंग, कंप्यूटेशन कंज्यूम, किसी कैसे प्रॉम्प्ट करें, अर्थमेटिक इजी है, क्राइटेरिया तुम्हारा काम है, पाइथन करें। अच्छा आपका आप YouTube चैनल पे डालेंगे? हाँ नहीं डाल, नहीं डालें। अब इसमें आप इसमें आगे जो लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है चीटिंग करके पढ़ा। नहीं सही है। ये कोर्स तुम्हें एक पावरफुल चीज देता है, लेकिन ऑनेस्ट भी है। अगर तुम्हारा काम एक फाइल से रिजल्ट निकालना है, करो। अगर तुम्हारा काम एक सिस्टम बनाना है जो खुद चले, एरो से हाईलाइट करते जाओ। हजार लोगों को ईमेल भेजे या अपने आप डिसीजन ले, वो अलग डिसिप्लिन है, वो बाकी बुक में है। यानी कि कोड यू नेवर राइट के अंदर ये चीज नहीं आती, ये आगे का काम है। ये एज केसेस हैं जो कि उससे बाहर निकलता है असल। ये कॉन्सेप्ट 13 एक लाइन में एज मतलब जब कोड वेरीफाई करना पॉसिबल ना हो, चैटबॉट के अंदर
अगर हम कोड को वेरीफाई नहीं कर सकते तो ये एज है। कॉन्सिक्वेंस रिवर्सिबल हो, सही है, आगे चलते हैं, समझ में आ गई एज क्या है। इंसान रुके और लूप में रखे। ये पता नहीं किस तरह से लिखता है, उर्दू आगे पीछे हो जाती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट 13 है, ह्यूमिडिटी है, फोर्स अपनी लिमिट्स खुद बता रहा है ताकि तुम ओवर। सही। तो हमें यही सब पढ़ना था। अब इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। कहाँ आते हैं हम? ये है सच में, यू कैन ट्रस्ट वर्क यू कैन नॉट सी बिकॉज यू टेस्टेड इट अगेंस्ट समथिंग यू ऑलरेडी। हमने सारा देख लिया कि हम किस तरह से कोड करवा सकते हैं विदाउट राइटिंग कोड। उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। और मुनीबा दोबारा से रिकैप कर लें क्या? दोबारा से बोला रिकैप कर लें इसको, टॉपिक को क्या क्या हमने। ये बस ये बता रहा है कि इसको अब हम समराइज कर देना। हाँ सही जो सर आप कर दें, इसको पूरा समराइज कर दें क्योंकि मैंने बीच बीच में से मिस कर दिया काफी सारा। चले कोई बात नहीं, आपने मिस कर दिया। चले मेरा फ्राइडे को टेस्ट है ना, ये ऊपर करेगा। बस इसमें यही बोला गया है कि हमने जो मेथड सीख लिए है ना, कोड यू नेवर राइट कोड, उसके जरिए ये हो सकता है कि अब हम फाइनली अपना रिजल्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मम्मा वॉशिंग मशीन चल रही है, बंद कर दें या तो ढक्कन तो रख दें। अब आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस काम पे जो आपने देखा नहीं है, क्योंकि एआई ने वो रन किया है मगर आपने उसको वेरीफाई करने के मेथड सीख लिए बिकॉज यू टेस्टेड, क्योंकि आप उसे टेस्ट कर चुके हैं अगेंस्ट समथिंग यू ऑलरेडी नो। कुछ ऐसी चीजों पे स्मॉल पीस ऑफ कोड, कॉलम्स एक्सेट्रा जो हमने पूरा पढ़ा है उसमें यही है कि हम टेस्ट करके वेरीफाई करके छोटे से अपने डेटा पे ये पता लगा सकते हैं कि अब एआई सही काम करेगा और वो कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोड वो खुद रन करेगा और एट द एंड रिजल्ट हमें सही देगा। इस पूरे तरीके कार से हम एआई से कोड लिखे बगैर कोड लिखवा सकते हैं और अपना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब इसमें ये कि आप कोई कैच फाइंड करें अपने रियल डेटा में। आप एक काम कर सकते हैं, मनी डिटेक्टिव की कोई एप्लीकेशन या कोई काम करवाना हो जिसमें फंड द लीक हाइडिंग इन योर ओन रियल स्पेंडिंग हिस्ट्री। फंड करके बताओ है मनी कोई डिटेक्टिव। लीक हो रहा है जो आपकी स्पेंडिंग हिस्ट्री में, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो कि लीक हो चुका है जो अब तक के आप पैसे वगैरह स्पेंड कर रहे थे उसमें, तो वो बता देगा कि आपने कहाँ स्पेंड किया था जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो एआई आपको बता देगा कि एक जगह ऐसी थी कि आपने स्पेंड किया था जो आपको नहीं मिल रहा था, वो मैं लाकर दे रहा हूँ। ये आप खुद करवा सकते हैं कि इस तरह का आप डेटा दें जिसमें वो मनी डिटेक्टिव के तौर पे काम करे। दूसरा ये है व्हाट्स माई ग्रेड रियली। जो टीचर का एग्जैक्ट कोड है, यानी कि क्लास में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो फिर आप एआई को देंगे, फिर आपको पता चलेगा आपकी क्या पोजीशन है। अच्छा, रियल डेटा कैसे कैच करेंगे, ये मजे का टॉपिक है। मनी डिटेक्टिव, अब मनी को डिटेक्ट करना हो तो रियल स्पेंडिंग हिस्ट्री किस तरह की डिटेक्ट की जाएगी? जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे पास ये दो टॉपिक्स कनेक्ट हैं कोड विद नेवर राइट से। कौन से? एचटीएमएल वाले जो मार्कडाउन में, मार्कडाउन वाला, मार्कडाउन इन एचटीएमएल, हाँ मार्कडाउन फॉर्मेट वाला, और कौन सा था आप दोबारा मुझे रिकॉल करेगा? मार्कडाउन इन एचटीएमएल आउट है और प्रॉम्प्टिंग इन 2026। हाँ, ये दो इसके साथ में जुड़े हुए हैं और वो भी हम कवर अप करा देंगे। बट अभी जो इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि मैं भाई मनी डिटेक्टिव
अब मनी डिटेक्टिव हम जब ही कर पाएंगे और रियल डेटा जब ही ले पाएंगे जब तक हम उसको एक अपनी रिपोर्ट्स या फिर अपना कोई एक अमाउंट ना बता दें जो कि फिक्स अमाउंट हो कि भाई ये मेरा एक स्पेंड हुआ था इस महीने से इस महीने तक, अब वो मुझे बताओ। सही है, अब वो तब भी वो गैस ही करेगा, वो हमें डायरेक्टली नहीं बताएगा, अब हमें गैस ही करेगा। अब हम उसको बोलेंगे ये मेरी रिपोर्ट से, इसमें देखो ये पूरा डेटा एनालाइज करो, देन उसके बाद वो एनालाइज करके क्या करेगा, वो पता कर लेगा। अब नेक्स्ट हमें हमें आगे कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट, एंड ये जो अभी करंटली शीट दी होगी एनालिटिक्स के लिए, तो उसको देखते हुए वो अगले महीने या फिर अगले साल का हमारा प्रॉफिट बता देगा। लेकिन अब इस बार क्यों एग्जैक्ट बताएगा, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने उसको एक अमाउंट में फंसाया नहीं, मीन्स हमने एक बीच की चीज दी थी, जैसे कि मेरे पास $100 का जो है पिछले मंथ बना था, लेकिन अब अगले मंथ कितना बनेगा ये उसको जब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम अपने सारे एक्सपेंसेस का बताएंगे नहीं उसको। ये ज्यादातर अकाउंटिंग से रिलेटेड इनके सवाल होते हैं सर दिया के। तीसरा भी यही है कि बुक डोंट मैच। मैं समझ रही थी कि कोई नॉर्मल बुक होगी, ये भी आ गई रिकॉन्साइलिंग बुक। रिकॉन्साइल अकाउंटेड टोटल अगेंस्ट अ मेसी डिजिटल रिकॉर्ड। अच्छा सही, लेकिन ये जो ग्रेड्स और रियल वाला व्हाट्स माय ग्रेड रियल रियल ये रियली ये क्या बताया नहीं। ये मैंने बताया है कि आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए ना, वो फाइल जिसमें सारा स्टूडेंट्स का डेटा क्लास का मौजूद है सब्जेक्ट वाइज, वो आप देंगे तो फिर आपको पता चलेगा 30 स्टूडेंट्स में से मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। सही सही, आगे। द बुक्स डोंट मैच, इसमें रिकंसाइल अकाउंटेड टोटल अगेंस्ट अ मेसी डिजिटल रिकॉर्ड। अब आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा कोई अकाउंटिंग का, रिपोर्ट्स होगी जो भी है, तो फिर उस वही वाली बात कह दी मेरी डेटाबेस वाली, यहाँ पे वही वाली बात हो गई मेरे वाली कि जब तक हम लोग रिपोर्ट या फिर अपना जो रिकॉर्ड जो पिछले रहे तो वो नहीं देंगे तो उसके बगैर बुनियाद पे हमें वो एग्जैक्ट अमाउंट या अपने एग्जैक्ट काउंट नहीं बताएगा। सही है। अब रिकंसाइल में मैंने अपने भाई से पूछा था ना, वो कहते हैं कि कुछ प्लस हो रहा होता है इनकम, कुछ मतलब जो भी उसमें मनी प्लस माइनस हो रहे होते हैं, मगर एट द एंड जो है ना पूरे महीने का हासिल वसूल एक ही होना चाहिए। दो इस तरह के रिकॉर्ड हो जिसका आखिर में टोटल एक ही आ रहा हो, तो वो क्यों नहीं मैच कर रहा, क्यों नहीं टोटल एंड में आ रहा, ये काम एआई आइडेंटिफाई करेगा। कुछ इस तरह की रिकंसाइलेशन प्रॉब्लम होती है, मैं असल में अकाउंट्स में हूं नहीं, कि एट द एंड दोनों का टोटल एक ही आना चाहिए। और चौथा यह है कि फोटो गैलरी रेस्क्यू है। अब इस तरह की बहुत सारी आपकी गैलरी में तस्वीरें पड़ी होंगी जो आपको लगता है कि ये डुप्लीकेट्स हैं, तो ये है कि वो आप एआई को दे सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि जो डुप्लीकेट उसे हटा दो, तो वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। ये काम एआई से करवा सकता है। अच्छा, ये तो खैर वो भी तो कर लेता है गूगल। ये वाला रिकॉन्सिल वाला जो आप वो तो बता दिया था, सही है, हाँ, बट फोटो गैलरी वाला मुझे सही से समझ नहीं आया। ये होगा ना कि आपने वो सारी फाइल्स को पहले नाम करवाना होगा, जो भी मेरी गैलरी में तस्वीरें हैं उनको नाम दो उस हिसाब से जो वो तस्वीर है। उसके बाद उसमें अगर कोई डुप्लीकेट लग रही है तो वो जो दो एक ही जैसे नाम वाली होंगी यकीनन, तो उसमें से रिमूव कर लो सेफ्टी। सही है, अब नीचे चले। अब इसमें ये कह रहे नेक्स्ट हैं कि कॉन्सेप्ट। व्हाट्स लेफ्ट बाय डेट, सॉर्ट व्हाट्स लेफ्ट बाय डेट, मतलब एक ही डेट की होगी उसको हाँ सॉर्ट। वही के लास्ट लेफ्ट डेट, वही कहेंगे कि लास्ट जो हाँ, पिक्चर्स है डेट के या फिर। हिसाब से आप उसके नाम लिख लो, ये भी तो हो बिल्कुल सकता है कि आज बिल्कुल। किन डेट में मैंने इतनी तस्वीरें खींची है, इसमें जो डुप्लीकेट है उसे रिमूव कर दो। हम्म, तो एक हफ्ते का ये रिकॉर्ड है। सही। डिस्क्राइब वंस रन फॉरएवर, बस काम खत्म। अभी और बाकी है। नहीं, स्लाइड खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थोड़ा शुक्र ऊपर है। करेंगे, ऊपर करिएगा वो दूसरा कुछ टॉपिक्स बताएंगे हमें इसके बारे में। नहीं थैंक यू, मुझे बहुत भूख लग रही है।